नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा कार्यक्रम आर पार। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ अलट पलट होने वाला है, उलट पलट होने वाला है? तमाम सवाल आपके मन में होंगे। आज आपके दिल में जो सवाल हैं, आज आपके मन में जो सवाल हैं, आपके मस्तिष्क में जो सवाल हैं, उस हर सवाल का जवाब यह कार्यक्रम है। आज सियासत में एक्शन पैक्ड वाला दिन था। भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए एक धोखा है, इसलिए यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी अब असंभव है। लेकिन इस सियासी वार पलटवार के बीच सूत्रों के जरिए एक बड़ी खबर आई कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसकी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हम कर पाए, लेकिन मुद्दा अकेले यूपी का नहीं है व्यूअर्स। दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झूठी पार्टी बता रही है तो उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में 125 सीटों पर दावा ठोक दिया है। ऐसे सूत्रों का कहना है कि तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, 2024 के नतीजों का साइड इफेक्ट। दस सीटों पर उपचुनाव से पहले दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। इस बयान पर बीजेपी की तरफ से खुद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। हालांकि दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा है वाली बात फिर दोहराई। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके संगठन से ही सरकार बनती है। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पीएम मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात की तो उधर यूपी में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत के लिए सीएम योगी ने स्पेशल 30 वाली टीम तैयार कर ली। उधर सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अभी से सपा पर ज्यादा सीटें देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबर है कि कांग्रेस सपा से 10 में 4 सीट चाहती है। हालांकि शुरुआती दौर की बातचीत में समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। बिजली की बढ़ी दर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही केजरीवाल का वजन घटने के मुद्दे पर भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा किसी तरह कोई अलायंस नहीं है, वो सेंट्रल की बात की, लोकसभा चुनाव की बात की। अब आने वाली स्थिति में आप कैसे देखते हैं? दिल्ली में चुनाव भी होने हैं और देखिए, इसके ऊपर अभी कोई आधिकारिक डिसीजन नहीं हुआ है। एक बार सीएम साहब इसके ऊपर फैसला लेंगे तो जो भी फैसला होगा वो हम आपको बताएंगे इसके बारे में। झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। उधर करीब 4 महीने बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव की पार्टी ने 125 सीटों पर दावा ठोक दिया तो कांग्रेस भी 150 से नीचे आने को तैयार नहीं है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। तो 2024 के नतीजों के साइड इफेक्ट का विश्लेषण सुन लीजिए। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव मौर्य ने फिर दोहराया, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सीएम योगी की स्पेशल 30 वाली टीम तैयार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने में जुटी है कांग्रेस। 10 में से 4 सीटों पर दावा ठोका गया है। बढ़ता हूं मैं आगे। दिल्ली कांग्रेस बोली आम आदमी पार्टी का झूठ बोलना उनकी पुरानी आदत है। महाराष्ट्र में
उद्धव की पार्टी ने 125 सीटों पर दावा ठोका तो कांग्रेस 150 से नीचे आने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है, क्या लोकसभा के नतीजों ने सियासत का पूरा समीकरण बदल दिया है? आज इस बड़े प्रश्न के साथ मैं इस चर्चा में चलूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए दो धुरंधर पत्रकार हैं, शांतनु गुप्ता और सतीश के सिंह। साथ ही मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं सुनील यादव, अरुण राजभर और आनंद दुबे। साथ ही डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। अरुण राजभर, सवाल आप ही से कर लेते हैं, ये क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि एक गाना है अमिताभ बच्चन का, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ऐसा लग रहा है कि अंगना भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन सपा, कांग्रेस, शिवसेना सब कह रहे हैं ये क्या हो रहा है आपके अंगने में? देखिए, हमारे अंगने में कुछ नहीं हो रहा है। जिनके अंगने में कुछ होने वाला नहीं है वो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो अपनी चीजों को पुनः पाने के लिए, जो 2012 में इन लोगों ने पाया था, उसको 2027 में पाने के लिए ये झूठ को परोसने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है इनको कुछ हासिल होने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश बड़ी खबर आ रही है, सोच रहे हैं कि जो दिल्ली में हो रही है, हमारे संगठन अमित शाह, ये बैठक अभी भी जारी है। काफी लंबी बैठक हो रही है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच में। ये बड़ी बैठक है। अरुण राजभर, देखिए कुछ तो ऐसे ही तो धुआं नहीं उड़ता, आग तो कहीं लगी हुई है ना। धुआं लगा हुआ है ना आग उठी हुई है, लेकिन बताया नैरेटिव खूब खड़ा किया जा रहा है कि धुआं उठ गया है, आग दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, संगठन में बदलाव होने के लिए आपस में मंथन चल रहे हैं और 2027 का जो इलेक्शन चुनाव होंगे उस चुनाव को भी मंथन चल रहे हैं। उसी में 10 विधानसभा उपचुनाव होंगे, उस पर भी मंथन हो रहा है। हर राजनीतिक दल मंथन करते हैं, लेकिन 2016 में जिस तरीके से, 2013 में जिस तरीके से सरेआम मंचों पर जिस तरीके से एक दूसरे का मंच छीन करके गालियां दी जा रही थी, तमाम बातें कही जा रही थी, उस तरीके से तो नूरा कुश्ती यहां नहीं हो रहा है। यहां तो हर एक कार्यकर्ता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी बात कर रहे हैं। अब हमारे साथ जो कार्यकर्ताओं ने कुछ कमियां रही हैं उसको दूर करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के बीच में बैठक हो रही है। भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चला करके लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे, 2027 में वो ताकतवर बनकर काम करेंगे। अगर तूफान दूसरे की कश्ती में है तो आनंद लेना चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो अगर कहीं आग लगी है तो हाथ सेकने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अमीश भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई किश्ती तूफान में फंसी है तो किश्ती का भविष्य क्या होगा, और किश्ती को किसने फंसाया? तूफान कहां से है? तूफान क्या विपक्ष की तरफ से है? तूफान भारतीय जनता पार्टी में, खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से है। उनके नेताओं ने तूफान खड़ा किया है, उनके सहयोगियों ने तूफान खड़ा किया है। भाई, योगी जी या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पिछड़े और दलितों को आरक्षण नहीं दे रही है, ये बात अनुप्रिया पटेल जी ने कही। वो विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है। बुलडोजर के खिलाफ अगर कोई बोला है तो संजय निषाद जी बोले हैं, वो सरकार का हिस्सा है। बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन है, ये बात ओम प्रकाश राजभर जी ने कही है, वो खुद सरकार में है। तो आप भाई हमसे क्या उम्मीद करते हैं? अगर बीजेपी के पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने अपने राजनीतिक जीवन के 42 साल में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी, कोई थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो, या लेखपाल से लेकर के डीएम हो, होमगार्ड से लेकर के कप्तान हो, कोई बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। इनके सांसद बोल रहे हैं, इनके लोग बोल रहे हैं, आरोप हम पे आ रहा है। देखिए, हम केवल अमीश भाई एक बात आपके कार्यक्रम में बिल्कुल आरोप आप पे नहीं बढ़ा, आप पे आरोप नहीं बढ़ा। मैंने बोला कि आप आनंदित हैं, और एक विपक्ष में होने के नाते कोई आनंदित होता भी है, लेकिन हाथ भी सेक रहे हैं। लेकिन आग उतनी बड़ी नहीं है, मामला सुलझता हुआ दिख रहा है अब। नहीं 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 नहीं, आग अभी ज्वालामुखी बनती हुई दिखेगी आपको। अच्छा, ये सुलझती हुई नहीं दिख रही है, ये अभी ज्वालामुखी बनेगी। और इसमें कौन कौन उड़ेगा? कुछ दिल्ली के उड़ेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के उड़ेंगे। ये ज्वालामुखी किसी को छोड़ने वाली नहीं है, और ये ज्वालामुखी किसी संगठन की वजह से नहीं है,
ये उत्तर प्रदेश में झगड़ा पैसे का है, बंटवारे का है, भ्रष्टाचार का है, ठीक है, झूठ का है, बेईमानी का है, ठीक है। इसलिए नहीं निपट रहा है। तो आप इन लोगों से तो पूछिए आपका कि अनुभव आखिर क्या झगड़ा कहता है? किस बात आपने का तो है? ऐसे झगड़े बड़े देखे हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? आप क्या सलाह देना चाहते हैं सुनील यादव जी? देखिए, ऐसे झगड़े आपने अमीश भाई, इससे बड़े अमीश देखे हैं, भाई। मतलब इसमें आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो सुधांशु त्रिवेदी को एडवाइस क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अमीश- पहली एडवाइस ले लूं आपकी। अमीश भाई, आपके मित्र है सुधांशु जी। अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा, हमारे साथी हैं, बड़े विद्वान साथी हैं, जो मैं कह रहा हूं उस बात को वो नहीं कह पाएंगे जी, कि कोई भी झगड़ा आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। वो झगड़ा नुकसान पहुंचाता है। इनका ईगो का झगड़ा है, भ्रष्टाचार का झगड़ा है, कुर्सी का झगड़ा है और पिछड़े और अगड़े का झगड़ा है। देखिए, अगर पीडीए को कोई न्याय दिला सकता है तो समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक है, ठीक है। और आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा? नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए नकली है और इनके पास कौन सा पीडीए है। हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं अमीश भाई दोबारा कि इसी पीडीए ने उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी को हाफ किया है, 2027 में यही पीडीए समाजवादी पार्टी का बीजेपी को साफ करेगा। ओके, मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सूत्र भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन असल में है क्या? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी खबरें और कौन सा बातों के ऊपर प्रतिक्रिया हो रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि संगठन सरकार से ऊपर है, तो ये तो सच है। जनसंघ के जमाने से लेकर 73 साल तक के आज के इतिहास में कभी उदाहरण बताइए जब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा हो, नेता प्रतिपक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा हो, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष एक व्यक्ति रहा हो। और इनकी पार्टियों में ये केवल मनमोहन सिंह जी का दौर छोड़ दें तो नरसिम्हा राव के टाइम में पूरा अध्यक्ष एक ही पार्टी का, अध्यक्ष भी वही, पीएम भी वही, इनके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही, सीएम भी वही, और राजीव गांधी जी के टाइम में यही, इंदिरा जी के टाइम में यही, और नेहरू जी के टाइम में यही। समाजवादी पार्टी में तो सदा सर्वदा वही रहेगा। मतलब इनके लिए तो सत्ता और संगठन दोनों परिवार के पॉकेट संस्करण होते हैं, एक इस पॉकेट में होता परिवार के, एक उस पॉकेट में। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें ये जरूरत से ज्यादा देखने का प्रयास करना। सुनील जी ने एक अच्छी बात कही। सुनील जी ने कहा आग लगने की संभावना है और तूफान आ रहा है, और इन्होंने कहा कि शानदार सफलता समाजवादी पार्टी ने पाई है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, मगर वो तूफान की झनक और आवाज की खनक अखिलेश जी के आवाज में नजर नहीं आ रही, राहुल गांधी जी के उसमें ज्यादा नजर आ रही है। 9.3% वोट पाके ऐसा डंका बज रहा है दिल्ली में जैसे कि पता नहीं कौन सा किला कांग्रेस ने फतेह कर दिया। ये भाई साहब आने वाले तूफान की आवाज है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आप ये समझिए कि जिस वोट बैंक के चक्कर में आप दोनों लोग साथ में आए थे ना, उसका पुराना आशिक लौट के आ रहा है। और जब ये इश्क जग जाता है ना, वो जो आग लगने वाली ना उस इश्क की, वो आग आप देख नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। जिसे कहते हैं ना, इश्क है वो आतिश गालिब जो लगाए तो लगे पर बुझाए ना बुझे। मुलायम सिंह जी ने कहा था कभी अपना घर मत दिखाना, और घर दिखा दिया। तो मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, मध्य प्रदेश चुनाव के समय अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। ये हमारा बयान नहीं था, गठबंधन में रहते हुए उनका बयान था। अब उसको, उस चालबाजी को आप कितना समझ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इसलिए आने वाला तूफान और लगने वाली आग, इसे आपको आंखें खोल के देखना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, आपने कहा पीडीए हमारा कौन है, तो उसका तथ्यात्मक उत्तर दे देता हूं। केवल उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पिछले 25-30 वर्षों में हमने जितने सीएम और डिप्टी सीएम बनाए, यूपी में कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, बिहार में स्वर्गीय सुशील मोदी जी, उसके बाद तारकेश्वर जी, रेणुका जी और अभी सम्राट चौधरी जी, और मध्य प्रदेश में 4, उमा भारती, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। महोदय, इन 10 में और अगर प्रधानमंत्री जी को जोड़ लें तो सिर्फ पीएम और डिप्टी सीएम में 9 अलग अलग पिछड़ी जातियों के लोग हैं। सिर्फ मोहन यादव जी और बाबूलाल गौड़ जी की जाति एक है,
और उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी की जाति है। इसे कहते हैं पिछड़ों को साथ ठीक है, में जवाब ले लेते हैं सुधांशु। आप क्या नहीं, हमने तो दो यादव सीएम बनाए। जी, आप जी, एक जी, बता जी, दीजिए, ये पीडीए नहीं है, ये परिवार के लिए, पी फॉर परिवार है। हमारे यहाँ पी का मतलब पिछड़ा है, जो मैंने 25 वर्ष में गिना के दिखा दिए। अच्छा ठीक है अमीश भाई, मुझे एक बात की तो खुशी है कि कम से कम एक प्रश्न का जवाब दे। आप केशव प्रसाद मौर्य की हर बात को मान रहे हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यह भी बोला कि अब गुंडावादी तत्व वापस नहीं आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस बात से आप कितना सहमत है सुनील जी? देखिए वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी से भारतीय जनता पार्टी बुलवाती है। वो बेचारे क्या बोलेंगे, 22 में अपना चुनाव हार गए, अपने क्षेत्र के आसपास की सारी लोकसभा हार गए, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। वो तो झगड़ा क्योंकि अमित शाह और योगी जी का है, तो झगड़े के बीच में मैसेंजर हैं वो, बाकी उनका कोई नहीं है। अच्छा पीडीए की बात आ रही, हम ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फार्मूले से उत्तर प्रदेश की कितने समाज के लोगों को देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में ले आए। कुर्मी सबसे ज्यादा आ गया, यादव आ गया, निषाद आ गया, पासी आ गया, गौतम आ गया, कोयरी आ गया, मुस्लिम आ गया, छत्री आ गया, ब्राह्मण आ गया, राय आ गया, जाट आ गया, वैश्य आ गया, मतलब सबको हो। हमको आप जातिवादी कहते हैं, ब्राह्मण के हमारा जीत के नहीं आया क्या? छत्री हमारा जीत के नहीं आया क्या पीडीए के नारे से? और एक बात अच्छा, पीडीए में पिछड़ा तो पी के लिए है, आप लोग दलित डी के लिए है, ए के लिए अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक मुसलमान है और सामाजिक न्याय है। देखिए जो भी पीड़ित है उसके लिए हम लोग खड़े हैं। हम और अभी आपने न्याय की लड़ाई बड़ी बात लड़ रहे बोली हैं। कि योगी अगर जी, कल अभी आप आपने पीड़ित बोला- हो जाएंगे तो हम कल आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अरे अभी आपने बोला योगी जी और अमित शाह के बीच में है, वो तो मैसेंजर है। आपको किसने बताया योगी जी और अमित शाह के बीच में कुछ है? ये जानकारी आपके पास कहां आई? क्या अमित शाह जी ने बोला या योगी जी ने कुछ बोला? मुझे लगता है अमीश भाई, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कब से योगी जी को हटाने का। देखिए क्या ना, मोदी जी के बाद कौन, ये आपको समझना होगा। कि हम अभी किसी से बात कर रहे थे, किसी ने हमसे कहा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 चल रहा है, योगी जी को कल्याण सिंह बना देना चाहते हैं। और मैं सुधांशु जी से एक बात कहूंगा, ये बहुत पिछड़ों के नाम गिना रहे थे, आपने कल्याण सिंह जी को बनाया और उसके बाद उनका हश्र क्या किया? आपने उमा भारती जी को बनाया, उसके बाद उनका हश्र क्या किया? आप पिछड़े और दलितों को मजबूरी में बनाते हैं और फिर उनको सड़क पे ले आते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। और आज मैं अपनी में। पूरी बात कह लूं, जी, पूरी जी, बात जी, कह जी। लूं। लंबा हो रहा है, आपने बोला सुधांशु जी 40 सेकंड नहीं जवाब। मैं केवल एक बात कह रहा हूं। हाँ ठीक है, अच्छा बोलिए, मैं कह लूं, बोल लीजिए, बोलिए सुनील जी। जी जी। देखिए अमीश जी, आप लोग जब चुनाव से पहले डिबेट कर रहे थे, जब हम लोग कह रहे थे हम लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं, तो आप लोग कह रहे कहां खतरे में? इस चुनाव में लोकतंत्र सिर्फ देश में नहीं बचा, बीजेपी का भी लोकतंत्र बच गया। इससे पहले बीजेपी में कोई भी किसी सरकार के खिलाफ, नेता के खिलाफ नहीं बोल पाता था, यही बीजेपी तानाशाह थी। और लोकतंत्र की ताकत यह है अमीश भाई कि हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री देखा, और आज वही माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बेबस और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में भी यह देश देख रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी का ऑरा कम हो गया है, बीजेपी का नंबर कम हो गया है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। विपक्ष एक नैरेटिव तैयार कर रहा है और वो नैरेटिव को पब्लिक में भी स्प्रेड कर रहा है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री होते हुए देखा। महोदय, थोड़ा सा आंख खोल के देख लिया होता कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, और उस प्रधानमंत्री को पुतिन के साथ, उनको अपने घर में पुतिन ने ले जाकर दावत दी, और एकमात्र दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको व्हाइट हाउस में भी स्टेट डिनर दिया गया। एकमात्र दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे अमेरिकन कांग्रेस को के ज्वाइंट सेशन को 2 बार संबोधित करने का मौका मिला, और उसी के साथ साथ रूस के साथ भी वैसे ही संबंध। एकमात्र भारत ऐसा देश है महोदय, जो रशिया जिसको S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जो रूस ने किसी को नहीं दिया, और हम एकमात्र नाटो के बाहर के देश है जिसे अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, जो नाटो के बाहर किसी को नहीं दिया।
फिर भी आपको कमजोर और बेबस नजर आते हैं, तो मुझे लगता है नजरें बदलिए तो नजारा बदलता नजर आएगा। अब आपने कहा पिछड़ों की बात, महोदय कल्याण सिंह जी को हमने नेता बनाया था तो कोई ये पिछड़ा वाला विषय और मंडल आने के बाद नहीं बनाया था। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 1984 में बने थे। उमा भारती जी खजुराहो से हमारी सांसद 1989 में बनी थी। विनय कटियार जी 1988 में बने थे। हमने नैसर्गिक रूप से उस नेतृत्व को उठाया और ट्रीटमेंट तो आप लोगों ने खराब किया कल्याण सिंह जी के साथ। मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल्याण सिंह जी वापस आए भारतीय जनता पार्टी में, उनसे पूछा गया कि आप तो भाजपा से बहुत नाराज होकर गए थे, आप वापस क्यों आ गए? तो कल्याण सिंह जी ने सूरदास का क्या एक प्रसिद्ध कविता की एक लाइन है वो उन्होंने कोट की थी, कोई जाके चेक कर ले, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था भाजपा के हेडक्वार्टर में। उन्होंने ये कहा था, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। उमा भारती जी को पूरे सम्मान के साथ, और मैं सुनील जी और आगे जोड़ देता हूं, येदियुरप्पा जी ने भी हमारे यहां पार्टी छोड़ी थी, पर हमारे यहां जिस जिस ने पार्टी छोड़ी उसे एहसास हुआ कि जो मान सम्मान स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े वर्ग के नेताओं को मिलता है वो दूसरी जगह नहीं मिलता है। इसलिए सब सम्मान आए भारतीय जनता पार्टी में वापस। आपके यहां की स्थिति थोड़ी भिन्न है और मैं कह रहा हूं बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी आगे का नजारा देखिए। मुलायम सिंह जी ने राजीव गांधी की कांग्रेस से वो वोट बैंक छीना था। अब ऐसा ना हो राजीव गांधी जी का बेटा मुलायम सिंह जी के बेटे के उस वोट बैंक पर घात लगा के बैठा हो। पेशबंदी इसकी करिए बजाय हमारे पर नजरबंदी रखने के। जी, शांतनु गुप्ता और सतीश के सिंह, निश्चित तौर पर कोई घटना होती है तो उसका विश्लेषण होता है, लेकिन सरकार, संगठन सरकार से बड़ा है, इसमें बीजेपी कह रही है कि ये तो सामान्य बात है, ये तो हमारी पूरी पार्टी कहती है इसमें। और ये भी औपचारिक रूप से कि न केशव मौर्य ने योगी जी के खिलाफ बोला है, न योगी जी ने केशव मौर्य के खिलाफ बोला है। ये बात भी स्पष्ट है। अमीश भाई, पिछले 7 साल में 2017 से 70 बार ये खबर उठ चुकी है कम से कम अलग अलग चैनलों में, और बहुत सारे 8 PM 4 PM टाइप यूट्यूब चैनल इसी पे उनका चूल्हा चल रहा है। आपको 2021 में तो ऐसी हद हो गई, 5 जून को योगी आदित्यनाथ का बर्थडे होता है, उस बर्थडे पे नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं करा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्वीट नहीं करा, इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाने वाला सूचक देख रहे हैं, स्तर देख रहे हैं। दूसरा है, भाजपा के पेज पे नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं है। अब वो पिछले 6 साल से नहीं था क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनका पेज नहीं था। ऐसे ऐसे तर्कों से चैनल चले, डिबेटें चली बहुत सारी। योगी आदित्यनाथ हर महीने हट रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के काम पे इनके पास कोई टिप्पणी नहीं। कैसे बताएं कि हम लोग दूसरी इकोनॉमी हो गए, कैसे बताएं कि जो गुंडा राज होता था, जिन पे पिक्चरें बनती थी, अतीक अहमद जो विधानसभा सांसदों में होते थे वो अब जेलों में, ये कैसे बताएं? तो क्या है, आपस में लड़ाई लगाओ, आपस में लड़ाई लगाओ। देखिए, भाजपा में स्पेस होती है। नरेंद्र मोदी भी 2014 में अपने आप को एक्सर्ट करके पहुंचे, हाल ही में नहीं मिली भाजपा में सीट, तो भाजपा में स्पेस है। अब सुनील यादव का भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का पद भी सोच सकते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनते नहीं बनते, इनकी सीलिंग है, ग्रास सीलिंग। भाई आप मंत्री बन जाएंगे बस सपा में, आप विधायक बन जाएंगे, तो भाजपा में स्पेस है, वो स्पेस मिलेगी और उस पर बहुत सारी चटपटी खबरें बनती रहेंगी। अगर योगी आदित्यनाथ को छोटा करना होता, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैली 2024 में किसने करी? संबित पात्रा की सीट थोड़ी खराब होती है, उसमें योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है। ऐसा एक आप मुझे विधायक सांसद तमिलनाडु से कर्नाटका देके बता दीजिए जो ये ना कहे नरेंद्र मोदी के बाद अगर मुझे कोई प्रचारक चाहिए तो योगी आदित्यनाथ चाहिए। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में चलती है। न्यूयॉर्क में जब 26 जनवरी की परेड चलती है उसमें बाबा का बुलडोजर चलता है। इतने बड़े कद के व्यक्ति हैं, मतलब भाजपा को अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? इतने योगी आदित्यनाथ एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है और उनको हटा के उन पे करके केवल कोई हटाने की तो कोई प्रश्न नहीं है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, किसी की जानकारी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। सतीश के सिंह, सतीश जी देखिए, अभी मैंने शुभांशु जी को भी सुना और अभी हमारे बगल में जो बैठे हुए शांतनु जी उनकी भी बात सुनी जी, है ना। अब देखिए क्या होता है, दूसरे के हाथ तूफान खोजना और अपने यहाँ सब कुछ ढक देना, उसको अच्छा बता देना, जी जी, ये एक हम लोगों की परिपाटी है, राजनीतिज्ञों की परिपाटी होती है ना। देखिए, दरअसल जो कुछ भी बात बोला जा रहा है, योगी जी के बारे में कहा गया कि सब जगह रैली करने गए, ये चुनावों के नतीजे के पहले की बातें हैं। और भाजपा में जो अभी एक्सरे गामा रे सब निकाला जा रहा है, चुनावों के नतीजे के बाद निकाला। एक विकेट तो आज गिर ही गया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है भूपेंद्र चौबे। तो आपको क्या लग रहा है, जो भूकंप का कंपन है वो दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली, कुछ तो है। काहे का प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी में तुम रोज मिलते होंगे, लेकिन आज सुना है कि अभी 2-2.5 घंटे की मीटिंग हो रही है। कौन सी बात है भाई? ये 2-2 दिन में ये जो है केशव प्रसाद मौर्य जी वो कैबिनेट के मीटिंग में तो जाते नहीं है,
और दिल्ली चले आ रहे हैं। कुछ तो है, मैं नहीं कह रहा हूं क्या है, लेकिन जब बात शुरू हुई तो दूर तक जाएगी। इसमें हम नहीं कह रहे कि योगी जी हटाए जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत जो है इस तरह के संगठन सरकार का डिबेट हो गया, सार्वजनिक मंच पे हो गया। ये आपने भाजपा में कल्पना की थी, नए वाली भाजपा में। हालांकि आप जवाब सभी तो सवाल देखिए ना कि कई तरह के भाजपा में सवाल हो रहे हैं कि अभी गडकरी जी कुछ बोल दे रहे हैं, क्या बोला वो आप जान लीजिए क्या बोल रहे हैं। वो जो है कहीं और खबरें छपने जा रही है 5 जन ऑर्गेनाइजर टाइप में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं कि वो एक आफ्टर इफेक्ट चुनाव का है। इसका मतलब सुनिए एक दो बात, इसका मतलब ये भी है कि ये हर जगह की बात होगी। अब महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है क्या, सुधांशु जी की ही बता दें। फिर क्या आप कह रहे हैं, लग रहा है कि कई और ऐसे प्रदेश है जहां ठीक है क्या, उत्तराखंड का ठीक है क्या, वहां भी 2 हारे हैं अभी, तो वहां ठीक है। आप कहेंगे विश्लेषण हो के हम करेक्टिव मेजर लेते हैं, लेना चाहिए। विपक्ष एक अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो गई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त चला इस बैठक का। ये समय बड़ी अपडेट है जी। सुधांशु त्रिवेदी, 1.5 घंटे की भी मीटिंग जो है बहुत सामान्य नहीं होती है। नहीं, पर पीएम और गृह मंत्री की तो हो ही सकती है। ये भैया अभी तो रोज मिलते होंगे जी। और क्या लगता है ऐसे कर देने में कितना सेकंड लगता है उसमें बात करने में, वो कोई बात नहीं है। इसकी चर्चा हो रही है कि मीटिंग की, भाई आप ही बोलता रहे, आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष की, जो सुधांशु जी ने एक बात कही उस पर मैंने गौर किया, वो थोड़ा लड़ाई लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ एकदम सही है कि कांग्रेस और जो बाकी जो सहयोगी दल हैं वो एक दूसरे को खत्म करके आगे बढ़े हैं, ये बात सच है। और उनका एक ही वोट बैंक पे लड़ाई है। तो आज जो मध्य प्रदेश का टकराव था वो आज न कल वो टकराव उठने वाला है। ये तो ये है, विपक्ष अभी खुमार में है। आप लोग के साथ पार्टी कर रहे हैं बंबई में। जी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैं उसमें क्या बोलूं। सुधांशु त्रिवेदी, सतीश जी की बात का मैं दोनों पक्ष पे उत्तर देता हूं। सतीश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको यह ध्यान होगा हम लोग हर चुनाव के बाद बैठक होती पीएम के साथ, जीतने के बाद भी और आशाजनक परिणाम ना आए उसके बाद भी। और आपको बता रहे बात निकलकर कितनी दूर तक जाती। मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2014 का हम चुनाव जीते, उस समय शुरू में 3 महीना राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि प्रधानमंत्री से चुनाव जस्ट जीतने के बाद 282 सीटें आई थी, अकेली भाजपा की 300 से ऊपर एनडीए था, कोई होता तो जश्न और खुशी की बात होती। उन्होंने आके हमको बताया कि मोदी जी कितने गजब है और कितनी दूर की दृष्टि रखते हैं कि 2014 की जीत के बाद 19 में कहां सीटें बढ़ सकती हैं। तो बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत, असम, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई और इतनी दूर तक गई कि 2024 आते आते अपने दम पे हमने उड़ीसा में सरकार बना ली महोदय। और ये लोग कैसा नैरेटिव बनाते हैं कि अभी 13 में से चुनाव हुए। ये फैक्ट है कि बीजेपी इस तरह का होमवर्क करती है। उत्तराखंड में आप जीते, वहां पर भी आपने करी। लेकिन पॉइंट ये है जो सतीश कह रहे थे कि ये जो कंपन है इसका कुछ तो है इफेक्ट। ये तो भूकंप की कंपन है। इसके कई एपी सेंटर हैं और कई लोग बुलडोजर एक साथ लेके निकल गए हैं। अच्छा, कई एपी सेंटर है, कई लोग बुलडोजर। आपने तो उत्तराखंड की भी बात कर दी। मैं बताना चाहता हूं वहां पर क्या कनेक्शन है? उत्तराखंड का क्या कनेक्शन आपने जोड़ दिया? अरे 2 हार हो गई जी। और बात कहा जाता है कि योगी जी, धामी जी सब एक ही तरह के साथी लोग हैं, भाजपा की नहीं है कि नहीं? अरे वरिष्ठ पत्रकार है, दोनों ही। अरे एक मिनट सुनिए ना, 1984 में तो पूरा भारत ही नहीं था भाजपा का। फिर तो ऐसे विश्लेषण ले जाएंगे 1957 पे ले हार होती है, जीत होती है। धामी जी और योगी जी का कनेक्शन है। ओके किसके पास? ओके अरे वो तो जानते हैं, सब जानती है जनता, हम लोग से आपसे ज्यादा जानती है जनता। सुधांशु देखिए मैं बताना चाहता हूं, ये जो नजरिया है ना कंपन देखने का, ये दूसरे दलों के देखने का नजरिया है, क्योंकि वहां पर वो सत्ता आधारित दल हैं, इसलिए एक चुनाव का परिणाम गड़बड़ाता है तो उनकी पार्टियां बिखर जाती है। जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मुझे आजादी के बाद एक 20 साल बता दीजिए कांग्रेस में कोई डिवीजन ना हुआ हो। एक 20 साल बताइए। मुझे तो याद है, मैंने अटल जी की भाषण की वो मुझे पंक्ति याद है, उन्होंने कहा कांग्रेस में तो इससे डिवीजन हुए, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई।
जनता दल में तो कहा ही क्या जाए, समाजवादी पार्टी जनता दल का हिस्सा थी। बहुत राष्ट्रीय बड़ी जनता खबर दल, आ रही है, बीजू जनता दल, प्रधानमंत्री जेडीयू। नरेंद्र मोदी कल बीजेपी दफ्तर जाएंगे। बहुत बड़ी खबर, कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पुराने वर्कर्स के साथ कल मुलाकात करेंगे। इसमें जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि कुछ क्लर्क्स, पीएन और ऐसे वर्कर भी शामिल होंगे जो बहुत पुराने हैं। पुराने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद संवाद करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी शाम बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और कई कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट, शांतनु गुप्ता। देखिए, प्रधानमंत्री को देखेंगे जब भी वो चाहे वो बनारस जाएं या किसी भी बड़े कार्यक्रम में जाएं तो कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद उस जिले की टीम से या उस राज्य की टीम से मिलते हैं। अभी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा बिहार में तो वो पार्टी कार्यालय चले गए और बिल्कुल माइक लेके बूथ कार्यकर्ताओं को बिल्कुल गुजरात में करने लगे। तो मेरे ख्याल से मतलब आपको लग रहा है बड़ी खबर है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से ऑपरेट करते हैं लेकिन देखिए वो चुनाव के बीच का समय था, लेकिन ये चुनाव के बाद पुराने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 या फिर बैठक करने जा रहे हैं या मीटिंग करेंगे, बैठेंगे बीजेपी ऑफिस में। ये बड़ी खबर है अपने आप में, यानी कुछ समय कल देंगे और निश्चित तौर पर मैं इस पर रिएक्शन सतीश जी। देखिए, बीजेपी में अमूमन ये इस तरह की घटनाक्रम होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि मोहन यादव सीएम है या फिर भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात में, जब सीएम होते थे मोदी गुजरात के, तब भी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के लिए बीजेपी ऑफिस जाते थे। देखिए, भारत का मूलतः मोदी जी संगठन के आदमी रहे जी। शुरुआत में, तो वो एक रहता, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग से भी मिले, यहाँ भी आके मिलेंगे। लेकिन जो हमको लगता है थोड़ा लेट कर रहे हैं जाने में, हो सकता है रूस चले गए होंगे या संसद का सेशन था, वो सरकार की वो सब कर रहे हैं जाने में, मतलब थोड़ा लेट। मैं जैसे अमूमन क्या होता है कि चुनाव के ठीक बाद एक धन्यवाद ज्ञापन तो गए थे, उसके लिए तो गए थे। नहीं, वो गए थे, वो हमको मालूम है, लेकिन मिलने वाली बात नहीं होती। जी, भाषण दे गए, चुनाव का रिजल्ट आया था, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आनंद ये असामान्य है, असामान्य। आनंद दुबे मुस्कुरा रहे हैं और काफी सोच विचार में है। आनंद दुबे, टेंशन में तो नहीं है? कांग्रेस ने 150 सीटें क्लेम कर ली हैं महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव जी ने बोला 125, तो कांग्रेस ने बोला हम 150 पे लड़ेंगे। सबकी अपनी अपनी परेशानी है आनंद भाई। मुझे लगा आज मैं श्रोता हूं, मुझे लगा नहीं, माफ करिए और वक्ताओं को सुन रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर एक मशहूर गाना याद आ रहा है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आप पार्टियां तोड़ोगे, आप सरकार गिराओगे, आज नहीं कल ईश्वर आपको जरूर इसका जवाब देंगे। आपकी भी पार्टियां टूटेंगी, आपकी भी सरकार गिरेगी। अब आता हूं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शिवसेना पार्टी एक महत्वपूर्ण घटक दल है। 2019 में जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो हम 124-25 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2024 में जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हम इस बार 21 सीटों पर लड़े, क्योंकि हम 2019 में 23 सीटों पर लड़े थे। हम अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। सरकार बनाना बिगाड़ना हमारी प्राथमिकता नहीं है। संगठन कैसे मजबूत हो, राज्य की जनता के जीवन में खुशहाली कैसे आए, वो भी तो देखना पड़ता है। हम अगर अब 288 विधानसभा है और उसमें अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे कैडर हर विधानसभा पर हमारी पार्टी का झंडा लेकर आगे चलते हैं, हर जगह शाखा प्रमुख है, हर जगह विभाग प्रमुख है, आमदार खासदार के लिए लोग मेहनत करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम चुनाव लड़ना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। आनंद भाई, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये 125 पे आप लड़ेंगे, 150 पे कांग्रेस लड़ेगी, 275 तो आप ही लोगों की होगी, तो शरद राव पवार साहब की पार्टी को कितनी देंगे? और एक दो छोटे घटक दल और हैं, उनके लिए कुछ बचेगा या नहीं बच पाएगा? राजनीति में इच्छा प्रकट करना अलग बात है और उस पर मोहर लगाना अलग बात है। हमने एक इच्छा प्रकट की है, हमारे नेताओं ने कहा है कि हम 125 पर लड़ेंगे। अब एक बैठक होगी, उस बैठक में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये तीनों बैठ के तय करेंगे कौन कहां लड़ेगा। और ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए। अब एनडीए मानता हो कि न मानता हो, बीजेपी में कल्चर, नाना पटोले ने तो तय कर लिया कि हम 150 पे लड़ेंगे। नाना पटोले ने बोला कि 150 से कम पे समझौता ही नहीं होगा।
कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की सबसे ज्यादा नाना लोकसभा में पटोले सीटें जी हैं, कांग्रेस का हक है शीर्ष 150 सीटों नेतृत्व लड़ने नहीं का। है। नाना अमीश पटोले भाई, ने कहा कि इससे कम सीटों पे हम लड़ ही नहीं अमीश सकते। भाई, नाना पटोले जी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं हैं, वो महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं। शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, वही तो कह रहा हूं, हमारी पार्टी, तीनों ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों नेता जब बैठ के बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, डायलॉग से हमारे रास्ते निकल जाएंगे। लोकसभा में भी तो बहुत ही वाद विवाद था, लेकिन सबने लड़ा ना, 21, 17 और 10 बहुत आसानी से हमने अच्छी खासी सीटें जीती। उसी प्रकार महाविकास आघाड़ी में 288 में से अगर हम 125 लड़ते हैं, कांग्रेस लड़ती है, और अगर शरद पवार साहब, तो हम 200 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। आनंद दुबे, सतीश जी एज अ पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उद्धव ठाकरे को अगर ये नेतृत्व देंगे और उसकी अग्रणी भूमिका यूबीटी को करेंगे तो इनको फायदा होगा, लेकिन टकराव तो होगा कि कांग्रेस वालों के हौसले बुलंद है। हमने देखा ना अभी, लेकिन इसी का नतीजा हुआ कि क्रॉस कांग्रेस तो यूपी में भी है 10 जो, और भाई सुनिए, क्रॉस वोटिंग हो गई एमएलसी के चुनाव में। भाई इतना इनके हौसले बुलंद थे, सब कुछ था, तो ये क्रॉस वोटिंग कहां कौन क्रॉस कर गया? महाराष्ट्र में क्रॉस कर गया। वहां क्रॉस चल रहा है पूरा महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि इनके यहाँ सब चीज बुरा है, इनके यहाँ भी है, बीजेपी में भी बहुत बुरा है जी, बीजेपी में भी बुरा है, इनके यहाँ भी बुरा है, लेकिन इनका बुरा बोलना नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति का कुर्सीकरण जो है ना, कॉमर्शलाइजेशन, अमीश भाई, इसका यही सब फॉलोआउट है, यही सब है। ओके, आनंद दुबे हैज अ पॉइंट। आनंद दुबे, कांग्रेस पार्टी में जो क्रॉस वोटिंग हुई अमीश भाई, वो सबको पता है कि वो 6-7 नेता कौन है। ऑलरेडी वो करीब करीब कांग्रेस छोड़ने जैसी स्थिति में है। उनके कोई रिश्तेदार या तो बीजेपी में है या बीजेपी के सहयोगियों के साथ है, तो हमें पता था। लेकिन न तो शिवसेना के कोई, लेकिन देखिए एक और अंडर करंट है महाराष्ट्र के अंदर। इस बार ही शरद राव पवार सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल सकते हैं चुनाव के बाद, नतीजों के बाद। और मेरी बात को आप नोट करिएगा, शरद राव पवार ये दांव खेल सकते हैं कि किसकी सीटें कितनी आई और उसके बाद वो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल दें, क्योंकि अगर नहीं उनका नंबर उस तरह का आता है। नहीं, ये देखिए, शरद राव पवार की राजनीतिक बुद्धिमानी को आप भी लड़ाई लगवा रहे हैं। मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं लग रहा हूं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। मैंने पिछले चुनाव से पहले फैक्ट बोला था कि शरद राव पवार, ने पिछले चुनाव से पहले फैक्ट बोला था शरद राव पवार, ऑन रिकॉर्ड बोला कि शरद राव पवार या तो बीजेपी के साथ जाएंगे या तो उद्धव को अपने साथ लेंगे। उन्होंने उद्धव को अपने साथ लिया और एग्जैक्टली वही हुआ जो स्क्रिप्ट शरद राव पवार ने लिखी थी। और आज आप नोट करिए, 7 महीने चुनाव के अंदर कोई सौगात नहीं है, नंबर ऊपर नीचे हुआ, या तो बीजेपी के समर्थन से सुप्रिया सुले सीएम बनेगी या तो कांग्रेस के समर्थन से सुप्रिया सुले सीएम बनेगी। आप देख लीजिएगा। चलिए, क्योंकि राजनीति की समझ हम भी रखते हैं। और रमेश जी, आप महाराष्ट्र के किसी भी लोकल पत्रकार से पूछिए तो ये बात वहां पे बड़ी कॉमन है, ये कॉमन चर्चा करती है। मराठी के बहुत सारे ट्वीट है इसके ऊपर। तभी ज्यादा सीटों की क्या बात है, अगर 4 सीट भी मेरी ज्यादा आ गई तो पहला क्लेम मेरा होगा। ना 4 क्या, मैं कहता हूं अगर शरद पवार की सीटें कम भी आएंगी तब भी क्लेम कर सकते हैं वो। अब ये नॉर्मल महाराष्ट्र की जो राजनीति है ना, वो चुनाव जब होगा उससे 1.5 महीना पहले ही डिसाइड होगा। कुछ नहीं, कौन किधर रहेगा पता ही नहीं। कहता हूं, देखिए हम तीनों पत्रकार हैं, चुनाव जब होगा तब भी डिसाइड नहीं होगी, चुनाव के बाद डिसाइड होगी। और यहाँ एग्रीमेंट है। ओके, आनंद दुबे हैज अ पॉइंट। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, देन सुधांशु जी, आई कम टू यू। कल्पनाओं में हमें नहीं बहना चाहिए। आदरणीय सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो अपने काम से खुश हैं, वो पार्टी को विस्तार दे रही हैं, तो ऐसी तो कोई चर्चा महाराष्ट्र में नहीं है कि सुप्रिया सुले जी मुख्यमंत्री की रेस में। मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य और बड़ा चेहरा आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ही हैं। ये सभी कह रहे हैं, शंकराचार्य हो और चाहे हमारे नेता हो, सबने एक ही आवाज में कहा है कि उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व के उस समय कोरोना काल के संकट के समय के काम को जिसने भी देखा है, उनकी छवि उस लायक है। अब कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, हो सकता है आज नहीं कहा है तो कल कह देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास तो और भी बहुत सारे राज्य हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास तो महाराष्ट्र राज्य है, तो प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए एज ए मित्र पक्ष। बहुत सिंपल सी। अमीश, महाराष्ट्र चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भारत में बहुत सारे बेमेल के मेल हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो बेमेल का मेल है वो शिवसेना और कांग्रेस का है, तो उनका साथ में आना ही बड़ी बात है। अब वो किस तरह से आए हैं, कैसे वो वोट ट्रांसफर करते हैं, वो अपने आप में टेढ़ी खीर है।
तो देखिए प्रवक्ता तो पार्टी का आएगा, उसके लिए डे जॉब है, वो तो अपने पक्ष में बोले। ओके, मैं सच्चाई बोलूं, जी जी जी, उद्धव ठाकरे आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुखती रग हैं और कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे एक ट्रॉफी की तरह है। एक ट्रॉफी की तरह, ये आप कह रहे हैं। ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, योर कमेंट्स। और प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो सतीश जी का कहना है कि लेट कर दिया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री गुजरात के सीएम होते थे तब भी यही करते थे वो। देखिए, मैं कहना चाहूंगा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की 3 पार्टियां, जिसमें एक पार्टी शिवसेना यूबीटी, जिसे महाराष्ट्र राज्य में भी आधी सीटें लड़ने को नहीं मिल रही हैं, वो है राष्ट्रीय पार्टी। शरद पवार साहब जी की पार्टी को शायद 3 डिजिट में सीटें लड़ने को नहीं मिलेंगी, वो है राष्ट्रीय पार्टी। महोदय, यही तो गलतफहमी थी। कहां कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी जब आप हमारे साथ थे, तो इससे ज्यादा सीटें आपको लड़ने को मिल रही थी, मगर तब आपको लगा कि आपके मन का भाव कुछ और है और आज वहां जाके 125 के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और शरद पवार साहब इतने मजे खिलाड़ी हैं कि जब कुश्ती होती है तो अच्छा पहलवान वो नहीं होता जो दिखने में ज्यादा बड़ा दिखाई पड़े, यानी सीटें ज्यादा हो, जो दूसरे के वेट का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर ले, वो दांव बेहतरीन होता है। और शरद पवार साहब उस दांव के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। भविष्य में आप देखिएगा, मैं कहना चाहूंगा आनंद दुबे भाई को कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे लाऊं भर के मैं जमुना से मटकी। अभी आप देखिएगा, आपने चौथे नंबर की पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बना दिया है कांग्रेस को। अब वो नंबर 1 की पार्टी बन गए तो आप लोगों से तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी तो अब सिर्फ हम है, मगर आपसे तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उनका नेता भी बड़ा हो गया है दिल्ली में। अमीश भाई, आनंद जी बोलिए। अमीश भाई, अगर हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना जो है वो और अजीत दादा पवार की कथित राष्ट्रवादी है वो क्या राष्ट्रीय पार्टी है? जिस पार्टी में 48 में से 4 सीट केवल आपने दिया हो और दूसरे को केवल 15 दिया हो, उसमें तो महाविकास आघाड़ी में हम 21 सीट लड़े हैं ना। तो समझ में आता है कि आपके दिल में कितनी करुणा और कितनी उदारता है सहयोगियों के लिए। इसके लिए आप कोई बयानबाजी न करें, न तो सहयोगियों पर करें और न तो राष्ट्रीय पार्टी पर करें। हम वही राष्ट्रीय पार्टी है, वही बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है जो किसी समय महाराष्ट्र में आपके बड़े भाई हुआ करते थे, लेकिन आपने छल से बल से हमें धोखा देकर पूरे देश में आप फैल गए, पूरे देश में आप चले गए और हमें केवल महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया। ये उस समय हुआ था, नहीं तो आज आपसे बड़ी पार्टी हम होते। हम 1966 में बने हैं, आप 1980 में बने हैं, लेकिन आपने बहुत ही चालाकी से हमारा उपयोग किया, हमारे कंधे पर बंदूक रख के चलाई। सुधांशु, इसके लिए आप प्लीज कृपया करके ये ज्ञान हमें न दीजिए। काश एक बहुत बड़ा मैं कहना चाहता हूं, काश ये पार्टी होती। सुधांशु त्रिवेदी बोले। सुधांशु जी 30 सेकंड। मैं बस एक आनंद जी, काश आपकी पार्टी में रत्ती भर भी वो अंश होता जो बाला साहब ठाकरे जी का था, जिन्होंने क्या बोला था, वो वीडियो अवेलेबल है कि उद्धव जी और राज ठाकरे जी दोनों बैठे थे। उन्होंने कहा मैं चाहूं तो दोनों में से किसी को भी मंत्री बना सकता हूं, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं रहेगा। और उनकी यह धमक थी कि मनोहर जोशी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने 1995 में, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आप रिमोट से चलते हैं, तो मनोहर जोशी जी ने कहा था हां मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। यह था उनका मान सम्मान। कहां उद्धव जी आके ऐसी सरकार में बैठ गए जो 2-2 रिमोट से चलते थे, एक रिमोट पवार साहब के हाथ में था, एक रिमोट गांधी परिवार के हाथ में था। तो काश आपके अंदर मान सम्मान वो अमीश भाई एक सेकंड, काश उसके साथ होते तो आज ये हालात कुछ और होती। अमीश भाई काश आप उनके साथ होते जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के लिए क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आप भूल गए, आप क्या क्या चीजें नहीं भूल गए और आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, जिन्होंने इशरत जहां को बेटी का, जिन्होंने हाफिज को साहब का, जाकिर को शांति का, आनंद दुबे 10 सेकंड। काश सुधांशु भैया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा का 1% भी आज की भाजपा में होता, तब उस सरकारों को गिराते नहीं। जिस पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सदन में कहा कि मैं चिमटे से भी ऐसी सरकारों को नहीं छूऊंगा जो अनैतिक हैं, जो भ्रष्टाचार से बनती है, काश वो 1% अंश भी आज के भाजपा में होता तो भाजपा की दुर्गति नहीं होती, पूरे देश में छिछवा लेदर नहीं होता। समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, लेकिन राजनीति से हटके ये खबर है, कांवड़ यात्रा पर बहुत बड़ी खबर है।
मुजफ्फरनगर के एसएसपी का एक बहुत बड़ा आदेश आया है जिसको लेकर सियासत हो रही है। दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा जिससे कांवड़ यात्री पहचान सके ये किसकी दुकान है। कर्मचारियों का भी नाम लिखना होगा। इस पे महुआ मोइत्रा, असउद्दीन ओवैसी, होटल ढाबों पर भी नाम लिखा होना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। इस पे महुआ मोइत्रा, असउद्दीन ओवैसी, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक एंगल है इसके पीछे। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का और सुनील यादव का। सुनील यादव, क्या ये इसके पीछे राजनीतिक तुष्टीकरण की बात है? देखिए, मुझे नहीं लगता है इस पर कोई समझाने की जरूरत है। जो बात आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वही है। मैं तो केवल एक बात कहूंगा, जैसे मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, वो कह रहे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। आप भी उस बात को दोहरा रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ आते हैं, फिर केशव मौर्य यहाँ आ जाते हैं, भूपेंद्र चौधरी आ जाते हैं, वो नड्डा जी से मिलते हैं, फिर अमित शाह जी से मिलते हैं, फिर अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। उसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। एक दूसरी बात, लेकिन इस आदेश पर क्या कहना है? मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश पर आपको क्या कहना है? मैं आ रहा हूं उसमें, मैं आ रहा हूं। जी 30 सेकंड। आप एसएसपी पे पढ़े, यहां सरकार बदलने जा रही है, तो सवाल तो यह है कि आपको भी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये महसूस नहीं हो रही। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, मैंने कहा कि ये लड़ाई योगी जी की और अमित शाह जी की है। आप कह रहे हैं कि कहां से आप पता करके आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप बड़े पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, एसी वाले अपनी स्टूडियो से निकलिए, उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में बच्चे बच्चे को मालूम है कि अमित शाह और योगी जी का क्या झगड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। एक बात और कह जी 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 अब जवाब ले लेते हैं ना। 2 सेकंड की आपने बोला कि एसएसपी के 2 सेकंड, फिर आपके नेता बयान को दे रहे हैं एसएसपी के बयान पर। देखिए मुस्लिम दुकानदारों से भेदभाव हो रहा है। नहीं, आपके नेता इंडिया अलायंस के क्यों बयान दे रहे हैं? उसी पे 2 सेकंड में आ रहा हूं। हाँ बोलिए। अरे मैं 2 सेकंड में आ रहा हूं। देखिए, सुधांशु जी से मैंने कहा कि हम लोगों ने एक ताकतवर प्रधानमंत्री देखा, एक कमजोर। हमने 14 में और 19 में वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ताकतवर देखा और आज उन्हीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस और कमजोर देख रहे हैं। इन्होंने उसको घुमा दिया। ये कह रहे हैं कि जब देश के किसी भी दुनिया के किसी भी देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनका स्वागत होता है। देखिए सुधांशु भाई और रमेश भाई, जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी देश की सीमा से किसी भी देश में जाएंगे तो जितना सुधांशु जी के लिए प्रधानमंत्री हैं उतने ही प्रधानमंत्री जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब। बाहर उनका मान सम्मान हो, ये हमारा गौरव है। ये रंग भेद है, ये बीजेपी की सरकार गलत कर रही है, इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं। जवाब सुनील जी ने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में कहा तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब देश के बाहर प्रधानमंत्री जाता है तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते थे तो आपको ध्यान होगा कि कितना मान सम्मान होता था डावोस में, G7 की मीटिंग में, और किस ढंग से डील किया जाता था वहां। तो और मजेदार बात होती थी सुनील जी, आपको ध्यान नहीं है कि विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो सोनिया जी पहले उससे मिलती थी, सोनिया जी से हाथ मिलाता था, मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े रहते थे। पुतिन के साथ, बांग्लादेश की शेख हसीना जी के साथ, मतलब दर्जनों वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख लीजिएगा। तो सबको पता है कि कौन। और वो जब वो चाइना में गए थे करार साइन करने, तो मनमोहन सिंह जी का तो कहीं वहां नामो निशानी नहीं था, केवल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी खड़े हुए थे। और वो जिस सरकार में मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे थे, देवगौड़ा जी की सरकार और गुजराल जी की सरकार, वो तो बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों की सरकार थी ना। जी वो जी बाहर जाते जी थे, समय समाप्त हो गया है, लेकिन अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का, और सत्य और तथ्य आपके समक्ष रखता हूं। और आज का सबसे बड़ा तथ्य यह है कि भविष्य में शायद भारत की सबसे बड़ी समस्या ना जनसंख्या होगी, ना ही रोजगार, बल्कि भारत की सबसे बड़ी समस्या होगी डेमोग्राफिक चेंज, यानी डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव। यह दावा मैं नहीं कर रहा व्यूअर्स, यह दावा कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने दावा किया है कि असम में 1952 तक मुसलमानों की आबादी 12% थी, जो अब बढ़कर 40% पहुंच गई है। असम के सीएम ने यह भी दावा किया है कि असम में कई जिले ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि सबसे पहले वो सुनिए बाइट।
मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% हम जिला की जिला खो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डेमोग्राफिक बदलाव के पीछे जनसंख्या में इजाफा इकलौती वजह नहीं है। इसकी बड़ी वजह है अवैध घुसपैठ, जिसे वर्षों से सियासी कवर फायर यानी पॉलिटिकल संरक्षण मिलता रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इससे पहले 2022 में भी यही दावा किया था। असम में बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से कम 9 जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव आ गया है और इन जिलों में हिंदू अब कम है यानी अल्पसंख्यक हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े राज्यों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। भारत नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मुस्लिमों की आबादी बीते 10 साल में 32% तक बढ़ी है। असम, बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में यह बदलाव हो रहे हैं। आपको याद होगा बीते साल बिहार में पीएफआई का एक मॉड्यूल पकड़ा गया था और उनके ठिकानों से जो दस्तावेज मिले थे उनसे पता चला था कि पीएफआई का 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्लान है। इतना ही नहीं, इसे अंजाम देने के लिए 4 स्टेज का रोड मैप भी तैयार किया गया था। यह सब जानकारी इस समय उपलब्ध है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भविष्य के लिए ना रोजगार है, ना जनसंख्या है, ना अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोग्राफिक चेंज। इस पर अगर नहीं जागे तो काफी दिक्कतें भारत को हो सकती हैं आने वाले समय के अंदर।